हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लोन टू स्टाफ या स्टाफ एडवांसेस। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कंपनीज जो है अपने स्टाफ को लोन देती है और कंसेशनल रेट पे देती है। तो पहले के टाइम पे आईएफआरएस आने से पहले जो अकाउंटिंग थी वो सिंपल तरीके से होती थी। जिस रेट पे लोन दिया जाता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर मार्केट में रेट 10% चल रहा है तो कंपनी उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉय से चार्ज करती है वो कम चार्ज करती है। मान लीजिए 4% ही चार्ज कर रही है, 4% ही चार्ज कर रही है। तो इस केस में पहले क्या करते थे हम कि कंपनी अगर 4% पे लोन दे रही है एम्प्लॉय को तो 4% पे ही इनकम रिकॉर्ड करती थी। मार्केट रेट से उसको कोई मतलब नहीं होता था। बट आईएफआरएस 9 आने के बाद, क्योंकि अब आईएफआरएस आप जानते हैं इंडिया में भी अप्लाई होते हैं इंड एएस नाम से, तो आईएफआरएस 9 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, उस पर इंड एएस 109 अप्लाई होता है ना, इंडिया के अंदर। तो आईएफआरएस 9 या इंड एएस 109 अप्लाई होने के बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो लोन टू स्टाफ की एडवांस जो अकाउंटिंग है वो चेंज हो गई है। ठीक है, आप अगर इसको नोट करते हैं तो, और अगर आप पुरानी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अपने आप को आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो वही हम लोग सीखेंगे कि आज नए अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। मेन बात क्या है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आने के बाद जो स्टैंडर्ड हम बात कर रहे हैं आईएफआरएस 9, उसके आने के बाद जो स्टाफ लोन है, लोन टू स्टाफ है, वो एक फाइनेंशियल असेट्स माना जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं? वो असेट्स जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है पेमेंट रिसीव करने का, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। ठीक है ना, तो कंपनीज को यहाँ पे राइट है पेमेंट रिसीव करने का। तो लोन टू स्टाफ एक फाइनेंशियल असेट्स है, और लोन टू स्टाफ को हम रिकॉर्ड करेंगे किस पे? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे रिकॉर्ड करते हैं। और लोन टू स्टाफ को रिकॉर्ड करते समय सबसे मेन बात हमें याद रखनी होती है कि लोन टू स्टाफ रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू पे। लेकिन जब हम स्टाफ को लोन देते हैं तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है अलग से। तो ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, केवल थ्योरी बोलने से समझ में नहीं आता है, तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। उसी के बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं क्लास के अंदर। ठीक है, क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं पूरा। ठीक है, एक एंटिटी है, जो एंटिटी प्रोवाइड्स लोन ऑफ $6 लाख टू अ स्टाफ ऑन 1 अप्रैल 2025 फॉर 3 ईयर एट अ 3% इंटरेस्ट रेट पर एनम। कंपनी जो है $6 लाख का लोन दे रही है अपने स्टाफ को, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से? 3% के हिसाब से 3 साल के लिए लोन दिया जा रहा है। ठीक है, मार्केट रेट जबकि चल रही है 9% की। अब आप देख सकते हैं मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% चल रही है, लेकिन एम्प्लॉय को केवल 3% पे लोन मिल रहा है, काफ़ी सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है उसको। रीपेमेंट वुड बी मेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा मार्केट के हिसाब से रिलेवेंट बनाने के हिसाब से, मतलब जैसा मार्केट में होता है उसी हिसाब से इसकी कंडीशंस रखी है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। ठीक है ना, प्रिंसिपल जो है मतलब 6 लाख का प्रिंसिपल है, तो हर साल 2-2 लाख तो पे करना ही है, 2 लाख 2 लाख और 2 लाख। साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है, जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो भी पे करना है। वरना क्या होता है कि क्वेश्चंस नॉर्मली इस तरीके से भी हो जाते हैं कि सारे के सारे पेमेंट लास्ट ईयर में करेंगे, 6 लाख का एक साथ पेमेंट करेंगे तीसरे साल के एंड में। बट वो क्या है कि इतना ज़्यादा रिलेवेंट होता नहीं है, ऐसा देखने को मिलता नहीं है, बीच बीच में इंस्टॉलमेंट्स पे होती रहती है। प्रिपेयर स्टाफ लोन अकाउंट एंड प्रीपेड स्टाफ लोन अकाउंट, आपके लिए ये नाम बिल्कुल नया है, हो सकता है अगर आपने आईएफआरएस 9 पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो। प्रीपेड स्टाफ लोन अकाउंट है ना, तो ये हम समझेंगे स्टाफ लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें भी ट्रीटमेंट पूरा का पूरा चेंज है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी लोन की। सर ये वैल्यू दे तो रखी है $6 लाख, ये वैल्यू फेयर वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9% और आप चार्ज कर रहे हो केवल 3% का, तो ये फेयर वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो हमें फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ? एक सिंपल तरीका होता है, आपने सुना होगा कि जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं उसकी आप डिस्काउंटिंग कर दो। तो हमें फ्यूचर के पहले कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे। हमने लोन कब दिया? 1 अप्रैल
2025 को, मतलब एंटिटी ने लोन दिया 1 अप्रैल 2025 को। हम एंटिटी की बुक्स बना रहे हैं। बुक्स किसकी बन रही है? एंटिटी की, कंपनी की बुक्स बन रही है ना, स्टाफ की बुक नहीं बन रही है। 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028, ठीक है। हर साल 2-2 लाख का प्रिंसिपल रीपे हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा था हर साल कितना रीपे हो रहा है प्रिंसिपल? 2-2 लाख का। साथ में इंटरेस्ट पे हो रहा है। अब आप बताइए, पहले साल में इंटरेस्ट जो 31 मार्च 2026 है, उस समय तक कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा? एम्प्लॉई को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? एम्प्लॉई एक तरीके से पूरा 6 लाख यूज कर रहा है भाई, वो पेमेंट तो लास्ट डे पे कर रहा है, तो 6 लाख का कितना 3% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था। तो 6 लाख का 3% कितना होता है? 6 × 3 18,000। सेकेंड ईयर में 2 लाख कम हो जाएगा, पेमेंट कर दिया 2 लाख का, ठीक है ना, तो 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। 4 लाख का कितना परसेंट? 4 लाख का 3% कितना होता है? 12,000। और लास्ट ईयर में 2 लाख का बैलेंस यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो 2 लाख का कितना 3%? 6,000। ये जो इंटरेस्ट निकालने की कैलकुलेशन है, क्या ये अकाउंटिंग है क्या? मैं अभी अकाउंटिंग डिस्कस कर रहा हूँ क्या आपसे? नहीं, ये तो मैथ्स की कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये कोई अभी तक तो अकाउंटिंग चालू ही नहीं करी हमने ना। क्लियर क्या? तो ये आ गया अपना इंस्टॉलमेंट्स आ गई है ना, ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स आ गई। अब या फिर आप बोल दो कैश फ्लोज आ गए, ठीक है ना। कंपनी के लिए सारे कैश इनफ्लोज हैं। अब इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है? मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही होती है, वो मार्केट में रेट कितना चल रहा है? 9% का। तो 9% के हिसाब से पीवी फैक्टर, अब पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.09। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इज इक्वल टू 0.917। कैलकुलेटर से बहुत आसानी से निकल जाता है पीवी फैक्टर। 0.842 राउंड ऑफ कर देना, 0.8416 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 0.842 हो जाएगा, और 0.772। भाई हम मान के चल रहे हैं कि पीवी फैक्टर आपको निकालना आता है, ठीक है ना, बट फिर भी मैंने बता दिया 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल्स टू दबाओगे तो ये तीनों वैल्यू आ जाएगी एक एक करके। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो, 199,906, 2,12,000 इंटू 0.842 मतलब 178,504, 2,06,000 इंटू 0.772 159,032, ठीक है। इन सबको प्लस कर देते हैं तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखते हैं जरा, 178,504, 199,906, और ये तीसरा अमाउंट कितना आ गया? 537,442। मीन्स 537,442 क्या आ गई? इस लोन की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। इस लोन की फेयर वैल्यू कितनी? फेयर वैल्यू बोल लो, प्रेजेंट वैल्यू बोल लो, एक ही बात है। 537,442 मतलब हम इस लोन को रिकॉर्ड करेंगे कितना? स्टाफ लोन के नाम से कितना रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे 537,442 से। सर बाकी किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? ये अब आपके लिए नया है, हालांकि कैलकुलेशन भी आपके लिए नई थी, है ना, न्यू थी। अगर आप स्टाफ लोन की अकाउंटिंग पहले वाले तरीके से करते थे तो आप पूरा 6 लाख का लोन जो है वो लोन के खाते में डाल देते थे, आप कोई फेयर वैल्यू नहीं निकालते थे। लेकिन अब आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। 62,558। इसलिए मैं कहता हूँ जो अकाउंटिंग अपन लोगों ने स्कूल्स में पढ़ी थी, कॉलेजेस में पढ़ी थी, उस अकाउंटिंग में और आज की अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में फेयर वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है ना। तो अब चेंजेस बहुत सारे आ गए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हैं, थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टाफ लोन अकाउंट बना लेते हैं पहले तो। अच्छा, लोन अकाउंट मतलब लेजर, है ना, लेजर बना रहे हैं अपन, लेजर आप जानते हैं बनाना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने 2 अकाउंट बनाने के लिए कहा है, एक तो स्टाफ लोन अकाउंट और एक प्रीपेड स्टाफ लोन अकाउंट, ठीक है। हम जनरल एंट्री नहीं कर रहे, जनरल एंट्री भी कर सकते हैं करने को तो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लेजर बना के देख रहे हैं। लेजर से क्या है, आपको पिक्चर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना है ना, ठीक है। आप 1 अप्रैल 2025 को सबसे पहले जिस दिन लोन दिया आपने, है ना,
आप एंट्री पास करेंगे, ध्यान से सुनो एंट्री क्या होगी। स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट 537,442 से, ना कि 6 लाख से। प्रीपेड स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट 62,558 से टू बैंक 6 लाख से। क्या बोला? स्टाफ लोन में कितना जाएगा? 537,442 से, है ना। पूरा 6 लाख नहीं डाल सकता मैं स्टाफ लोन में। प्रीपेड स्टाफ लोन में कितना जाएगा? जो बचा हुआ बैलेंस था 62,558 से, ठीक है, ये होगा। अब ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2026, ठीक है। एक तो इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की एंट्री पास करनी है और एक ब्याज की इनकम बुक करने की एंट्री पास करनी है। 31 मार्च 2026 को जो है स्टाफ लोन में इनकम बुक करी जाएगी टू फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम कितना परसेंट के रेट से बुक करी जाएगी? फाइनेंस इनकम बुक करी जाएगी 9% की रेट से, ठीक है। 537,442 का 9% निकालो, 48,370। ये आपके इंटरेस्ट की इनकम बुक करी, मैंने राउंड ऑफ किया है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। बाय बैंक, बाय बैंक में कितने की इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही थी पहले साल में? आपको 2,18,000 की, है ना, निकाला था आपने, कैलकुलेट किया था। और बाय बैलेंस सीडी। अब मुझे पता है अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो कि आपको समझ में बहुत कम आया होगा, ठीक है ना, आपके ऊपर से भी निकल गया होगा कि ये हुआ क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हम इस चीज़ के आदी नहीं है, हमने ये पहली बार देखा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हमें क्या लग रहा है, बिल्कुल अलग सा ही लग रहा है कि अब ये क्या हो रहा है सर। पहली बात तो फेयर वैल्यू निकालने का मतलब समझो आप। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने 6 लाख का लोन दिया है, ध्यान समझना, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ये 6 लाख का लोन दिया है आपने ना, भले ही 3% पे दिया है, ये स्टैंडर्ड बोलता है आप फेयर वैल्यू निकालो। और फेयर वैल्यू निकालो, कितनी आई फेयर वैल्यू? 537,442 की, है ना, 537,442 की। अब आप ये मानो कि आपने ये लोन कितने पे दिया है? 9% पे दिया है। ध्यान से, है ना, जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनो। क्या बोला कि फेयर वैल्यू निकालो, 537,442 आई। अब आप ये मानो कि आपने ये लोन कितने पे दिया है? 9% पे दिया है। सर लेकिन पैसे जो एक्स्ट्रा दिए थे, वो एक्स्ट्रा दिए थे ना 62,558। ये क्यों आपने, पता है एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए एम्प्लॉय को? ये इसलिए दिए हैं क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय है, आपके यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहते हो, तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। आप ऐसा मत करो कि 3% से इनकम बुक करो 6 लाख का लोन मान के। आप 537,442 का लोन मानो और अपनी इनकम को रेगुलर तरीके से 9% के हिसाब से ही बुक करो, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया है वो आपका एक तरीके से खर्चा है जो ओवर द पीरियड आप P&L में चार्ज करो। मतलब सर ये जो 62,558 का आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है ना, ये आपका एक एक्सपेंडिचर है जिसे आप धीरे 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 धीरे, डेट लिख देता हूं मैं, 31 मार्च 2026 ईयर एंड पे बाय P&L में राइट ऑफ करो। कितना? तो आपका एम्प्लॉय जो है ना, कितने साल का टेन्योर लेके बैठा है लोन का? 3 साल का, तो उसमें आप राइट ऑफ कर दो, ठीक है। कितना आएगा? 20,853। 62,558 को डिवाइड कर दिया आपने 3 से। सर ये बैलेंस बच गया, ये अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड करो, मतलब ये डेफर हो रहा है एक तरीके से, है ना, ठीक है, धीरे 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 राइट ऑफ हो रहा है, एक साथ राइट ऑफ नहीं हो रहा P&L में। ये बता रहा है, ये चीज बता रही है कि आपने अपने एम्प्लॉय को कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, एम्प्लॉय होने की वजह से कितना फायदा पहुंचाने की कोशिश करिए, कितना फायदा पहुंचाने की कोशिश करिए? 62,558, तो उसको आप P&L में चार्ज करो, ठीक है, और टुकड़ों में चार्ज करो, सारा एक साथ मत डालो P&L में, ठीक है, टुकड़ों में P&L में डालो। ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, आपको पता है ना ये एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है, तो मैंने 1 अप्रैल 2026 को ऐसा लिख दिया। उधर आओ वापस प्रीपेड स्टाफ लोन पे। सर ये थोड़ा सा, ये स्टाफ लोन अकाउंट थोड़ा और समझाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
आपने लोन कितने का दिया, आप ये मानो 537,442 का, आप इनकम फाइनेंस इनकम कितनी बुक करो, जो आपकी 9% है उसके हिसाब से, है ना, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट रेट के हिसाब से इनकम बुक करो। जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई वो यहाँ आ गई, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये जो मैंने किया है काम, इस मेथड को बोलते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। अगर आप IFRS 9 पढ़ोगे, ठीक है ना, तो IFRS 9 में आप ये चीज़ लिखी हुई पाओगे कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का काम कैसे करते हैं। ये अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आप ओपनिंग बैलेंस लिख दो 1 अप्रैल 2026 को, टू बैलेंस BD 367,812 असेट में आएगा, क्योंकि कंपनी ने लोन दिया तो कंपनी के लिए तो असेट है ऑब्वियसली, ठीक है। समझ में आ गई की बात अपन को। तो ये अपन ने डिस्कस किया। फिर अगले साल वापस से वही काम करो, 31 मार्च 2027 को फाइनेंस इनकम बुक करो। तो 367,812 का 9%, 33,103। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लो बाय बैंक, ठीक है भाई। आपने ये असेट थी 367,812 की, फिर आपने कुछ अमाउंट ड्यू कर लिया, ये आपकी असेट और बढ़ गई, इतना का ब्याज मिलना चाहिए आपको, और एक्चुअल में जो मिला वो लेस कर दो, ठीक है ना। कितना मिल गया, 2,12,000, ठीक है। अच्छा, बाय बैलेंस CD, सर ये वैसे बाय बैलेंस CD जो है ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएंगे अमाउंट। ये जो अमाउंट आप 367,812 जैसे देख रहे हो, और अभी जो आने वाला है बाय बैलेंस CD, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा 367,812। अच्छा सर बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में किधर जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा फाइनेंशियल असेट्स के अंदर, क्योंकि लोन देना क्या होती है, फाइनेंशियल असेट्स होती है, ठीक है। अगले साल उसका भी कर दो कंप्लीट, 31 मार्च 2027 बाय P&L, ठीक है। तो 20,853 ये भी डाल दो, 31 मार्च 2027 बाय बैलेंस CD, तो 41,705 माइनस ये हो जाएगा 20,853, तो 20,852 बच गया 1 अप्रैल 2027 को, टू बैलेंस PD 20,852। लास्ट ईयर में ये भी P&L में चला जाएगा पूरा, ठीक है। पहले ये लेकिन करते हैं 1 अप्रैल 2027 को, टू बैलेंस BD 188,915, ठीक है। फिर आप फाइनेंस इनकम बुक कर लो 31 मार्च 2028 की, टू फाइनेंस इनकम वही 9% के हिसाब से, और 31 मार्च 2028 को बाय बैंक रिसीव कर लो। अच्छा मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप भी जानते हो 31 मार्च 2028 को, क्योंकि लोन क्लोज हो गया, तो कुछ बचेगा क्या बैलेंस, बताओ। लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं बचेगा। और कितने की इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी लास्ट ईयर में, 2,06,000 की, ठीक है। तो वैसे तो देखो 188,915 का आप 9% निकाल सकते हो, लेकिन क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। जैसे तो आप क्या करो, इसमें और इसका बैलेंस निकाल के ये बैलेंसिंग फिगर डाल दो यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि राउंड ऑफ के डिफरेंस नहीं आएगा फिर आपका, इसलिए 188,915, तो ये 17,085 आ गया। 188,915 का 9% करोगे तो ये 17,002 आ रहा है। अब ये करीबन जो डिफरेंस आ रहा है आपका $83 का, वो राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है। तो हम उस राउंड ऑफ के डिफरेंस क्योंकि ना बचे, इसलिए मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डाल दिया फाइनेंस इनकम, ठीक है ना, क्योंकि सब चीज़ें राउंड ऑफ हो रही है ना, इसलिए। लास्ट ईयर में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 31 मार्च 2028 को ये जो है अमाउंट P&L में डाल देंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने थोड़ा और क्लियरिटी लाने की कोशिश करता हूँ कि हमने एक्चुअल में क्या किया है, ठीक है ना। हम पहले क्या करते थे, पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब आप जब स्कूल्स में थे या फिर आप पुरानी अकाउंटिंग करते थे तो कैसे करते थे, आप स्टाफ लोन अकाउंट बनाते थे, ठीक है।
और आप करते थे 1 अप्रैल 2025 को आपने लोन दिया टू बैंक, कितने का? 6 लाख का, ठीक है। फिर 31 मार्च 2026 को फाइनेंस इनकम आप बुक कर लेते थे कितने परसेंट की रेट से? 3% की रेट से, ठीक है ना। क्योंकि पहले आप क्या करते थे, सिंपल जितना ब्याज होता था उतना ही रिकॉर्ड करते थे, तो उतनी ही इनकम दिखाते थे। बाय बैंक इंस्टॉलमेंट कितनी रिसीव कर लेते थे? जितनी हो गई 2,18,000 की। बाय बैलेंस सीडी ये 4 लाख आ जाएगा बैलेंस, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले के टाइम पे आप क्या करते थे ना। ये 1 अप्रैल 2026 को टू बैलेंस बीडी 4 लाख। फिर टू फाइनेंस इनकम आप दिखाते थे कितना? 3% की रेट से कितना हो गया? 12,000। फिर ईयर एंड पे फिर आप क्या करते थे? बाय बैंक ले लेते थे 31 मार्च 2027 को 2,12,000 से। बाय बैलेंस सीडी कितना? 2 लाख बच जाता था। फिर टू बैलेंस बीडी लेते थे 2 लाख की, और फाइनेंस इनकम दिखाते थे कितना? 2 लाख का 3% 6,000, और बाय बैंक दिखाते थे कितना? 2,06,000। ये आप करते थे पहले के टाइम पे। तो अगर आप पहले के टाइम पे पी&एल बनाते थे जब पहले के टाइम पे, तो आप क्या कर रहे थे? पी&एल में इनकम दिखा रहे थे 18,000 की, 12,000 की और 6,000 की, ठीक है ना। पी&एल में इनकम आ गई पहले साल में 18,000, 12,000 और 6,000 की। किस नाम से? इंटरेस्ट इनकम नाम से आप बुक कर देते थे। उस टाइम पे कोई खर्चे वगैरह की बात नहीं करते थे, कोई डेफर वेफर की बात नहीं होती थी। अभी अगर हम पी&एल बनाएं जो हमने आज किया है उसके हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से अगर हम नया पी&एल बनाएं जो अभी हम करके आए उसके हिसाब से, ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो फाइनेंस इनकम है ये पी&एल के क्रेडिट में जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। और ये जो प्रीपेड स्टाफ लोन है, ये जो बाय पी&एल आपने लिखा है, ये खर्चा है, और ये एम्प्लॉय कॉस्ट नाम से बुक होगा। किस नाम से बुक होगा? ये एम्प्लॉय कॉस्ट नाम से बुक होगा, ठीक है ना। और इनकम कितनी बुक होगी? 48,370 की। मैं लिखा आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ ना, हवा में तो बात करेंगे नहीं अपन। 48,370 फाइनेंस इनकम, ठीक है। फिर 33,103 फिर 17,085 और एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो, ठीक है, आपकी जो डेफर्ड करी आपने वो कॉस्ट कितनी थी? 20,853 और लास्ट में $1 कम था, 20,852। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है ना, ताकि चीज़ें एक जगह पे आ जाए, आपको एनालिसिस करने का तरीका, एनालिसिस समझ में आए, है ना, कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, आप बिग पिक्चर समझ पाए चीज़ों की। अब देखिए 48,370 माइनस 20,853 करो, 27,517। 33,103 माइनस 20,853 करा 12,250 और 17,085 माइनस 20,852 किया आपने 3,767, ठीक है। इन तीनों सालों का एक बार नेट करके देखो, इनकम हो रही है 27,517 की, 12,250 माइनस 3,767। आपकी नेट इनकम तीनों सालों में मिला के कितनी बुक हो पाई? 36,000 की। आप जरा चेक करो, जो पहले के टाइम पे आप नेट इनकम बुक करते थे
18 प्लस 12 प्लस 6, तब भी देखो 18 प्लस 12 प्लस 6, तब भी कितना है, 36,000 आया। कुछ बात समझ में आई आपको? ध्यान से देखो, ध्यान से, है ना, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पी एंड एल, ये पी एंड एल मैंने पहली बात तो पूरा नहीं बनाया, मैंने केवल एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसी के बारे में अपन ने डिस्कस किया। पी एंड एल में फाइनेंस इनकम जाएगी, ब्याज एक फाइनेंस इनकम होती है, तीनों सालों की मैंने इनकम लिख दी, पहले दूसरे तीसरे साल की, ठीक है, तीनों सालों की अलग अलग इनकम लिख दी, तीनों सालों का मैंने खर्चा बुक कर दिया, तीनों सालों का नेट एक तरीके से इनकम जो बुक हुई, पहले साल में इनकम हुई, दूसरे साल में इनकम हुई, तीसरे साल में नेट एक्सपेंडिचर आया, है ना, नेट करने के बाद, और टोटल लगा के देखा 36,000। और अगर हम पहले की अकाउंटिंग करें तब भी कितना है, 36,000। तो सर फिर इतना सारा अपन लफड़ा कर रहे हैं, ये पहले भी 36,000 अभी भी 36,000, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हमने चीज़ों का टाइमिंग बदल दिया है, ठीक है ना। पहले साल में आप इनकम बुक कर रहे थे पहले 18,000 की, अब आप देखो 27,517 की इनकम बुक कर रहे हो। तो बात तो वही है, अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो नेट तो 36,000 ही पीएनएल में इनकम बुक हुई है ब्याज की, लेकिन चीज़ों का एक तो नाम बदल गया है, फाइनेंस इनकम जो बुक हुई है वो अलग हुई है, एम्प्लॉय कॉस्ट जो हुई है वो अलग हुई है, दूसरी बात एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनके नेट इनकम के जो अमाउंट हैं अलग अलग, मतलब एक टाइमिंग बदला है, अगर आप देख पा रहे हो तो पहले साल में, पहले देखो 27,517 अभी गए हैं इनकम में, पहले जाते थे 18,000, तो चीज़ें इस तरीके से बदली है। और अगर सर हम और बात करना चाहें तो, और तो देखो बस एक और सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्टाफ लोन अकाउंट है ना, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना, ये 367,812 का, ये सर कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट के अंदर? बैलेंस शीट के अंदर तो करंट असेट्स भी होती है, नॉन करंट असेट्स भी होती है ना, होती है नहीं होती है। अब अपन ये डिस्कस करते हैं, ये 367,812 जो है ये बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, कि करंट असेट्स है कि नॉन करंट असेट है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि बैलेंस शीट में जब अपन देखते हैं 367,812 का ये जो बैलेंस है कि करंट है कि नॉन करंट है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। आपको तो ये पता ही है कि विद इन जो 12 मंथ मिल जाता है, रिकवर हो जाता है, वो क्या होता है, करंट असेट्स होता है, और जो 12 महीने के बाद मिलता है वो नॉन करंट असेट्स होता है, ठीक है, ये तो अपन को पता ही है। अब आप देखिए 367,812 का जो बैलेंस बचा, अगले साल देखो ध्यान से, तो 188,915 का बैलेंस बच रहा है, मतलब 188,915 तो क्या हो गई, नॉन करंट असेट्स हो गई, और जो रिकवर हो रहा है बीच में, विद इन द ईयर रिकवर हो रहा है, वो क्या है, करंट असेट्स है। 367,812 माइनस 188,915 कर दिया तो आ गया 178,897, तो ये आ गई करंट असेट्स। कैसे, और थोड़ा ध्यान से देखो, 367,812 का बैलेंस था, है ना, आपको इंटरेस्ट की इनकम मिलनी चाहिए, आपने मतलब अपनी पीएनएल में बुक करी, ठीक है, 33,103 की, और बहुत सारा अमाउंट रिकवर भी हो गया 2,12,000 का, तो जो अमाउंट रिकवर हो जाता है वो ऑब्वियसली करंट असेट्स होता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से नेट देखा जाए तो नेट रिकवरी कितनी हो रही है आपकी, 178,897 की, तो ये चीज़ हो गई करंट, और जो नहीं मिला वो नॉन करंट है, ठीक है ना। तो जब हम बात करेंगे 31 मार्च 2026 की, तो हम करंट और नॉन करंट इस तरीके से दिखाएंगे। अगर हम बात करें 31 मार्च 2027 को, बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में 188,915 दिखाएंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 188,915 पूरा का पूरा जो है वो करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2027 को जो अमाउंट ड्यू हो रहा है आपका 188,915 बैलेंस शीट में जो आ रहा है, वो पूरा का पूरा रिकवर हो रहा है, अगले साल तो कोई बैलेंस बच ही नहीं रहा 31 मार्च 2028 को, तो इसलिए वो करंट असेट्स है, ठीक है ना। है ये सब की सब फाइनेंशियल असेट्स, ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो ये सारी की सारी कौन सी है, फाइनेंशियल असेट्स हैं। हाँ, फाइनेंशियल असेट्स करंट और नॉन करंट दो तरीके से अलग से क्लासीफाई होती है, तो अपन ने डिस्कस किया कैसे क्लासीफाई करना है। इसी तरीके से सेम प्रीपेड स्टाफ लोन अकाउंट, ये भी क्या है, फाइनेंशियल असेट्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 41,705 का जो बैलेंस बचा है, ये जो 31 मार्च 26 को बैलेंस बच रहा है, इसमें से ये जो अमाउंट रिकवर हो रहा है, एक तरीके से रिकवर तो अपन नहीं कह सकते, ठीक है ना, आप ये जो बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया नॉन करंट असेट्स इसके लिए 41,705 में से,
2852 तो नॉन करंट असेट्स हो गया, और बाकी 28853 ये क्या हो गया, करंट असेट्स हो गया। और 31 मार्च 27 को जो 20852 जो है ये पूरा का पूरा क्या है, करंट असेट्स है। ये 31 मार्च 2026 की बात करी पहले हमने, फिर 31 मार्च 27 को 20852 पूरा का पूरा क्या है, करंट असेट्स है, क्योंकि उसके बाद देखिए ना कोई बैलेंस बच ही नहीं रहा हमारा, इसलिए ठीक है ना। 31 मार्च 2028 को बैलेंस जीरो हो गया, इसलिए 27 को हमने क्या लिखा है, इसको करंट असेट्स लिखा है ये सबकी सब फाइनेंशियल असेट्स है, ठीक है ना। वैसे इस पर मैं बता दूं आपको, इस पर जो प्रीपेड स्टाफ लोन है, ये जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी अप्लाई हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं IAS 19, IAS 19 अप्लाई हो रहा है साथ में, ठीक है क्या स्टूडेंट्स। ये हमने डिस्कस किया स्टाफ लोन की अकाउंटिंग जो है किस तरीके से आज के टाइम में हो रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अब अकाउंट्स के अंदर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, वो इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है क्या। तो ये हमने डिस्कस किया, और आगे भी इस तरीके से टॉपिक लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।